Hello, my dear passionate NEET aspirants. Welcome back to your favorite channel, Magnet Brains IIT JEE NEET. मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं द लिविंग वर्ल्ड, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसके लिए फर्स्ट डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल गए होंगे, जिसको आपने डाउनलोड किया होगा और फिर करा होगा सॉल्व। अगर नहीं डाउनलोड किया है, नहीं सॉल्व किया है, नहीं मिली थी, तो अभी भी आप मेरे साथ साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी बात को मान करके वर्चुअल ग्रुप बना करके डीपीपी शेयर की और उसके बाद उसे सॉल्व किया, उनके जो भी डाउट्स हैं वो भी यहाँ क्लियर होंगे। जो बच्चे अपने डीपीपी को सॉल्व कर चुके थे, जो स्टूडेंट्स ये काम कर चुके थे, आंसर सही आ गए थे, वो भी इसे ध्यान से देखें। हो सकता है कुछ नया कंसेप्ट, कोई ऐसी चीज जो आपने मिस कर दी हो, वो आपको पता चल जाए। तो अभी इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे अपनी फर्स्ट डीपीपी फॉर द फर्स्ट चैप्टर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार स्टडी मॉड्यूल बता देना चाहती हूं। जैसे हम पढ़ रहे हैं हर चैप्टर के लिए टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन और उसके बाद कर रहे हैं डीपीपी और फिर डीपीपी के सॉल्यूशन। तो पहले टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस, उसके बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ और उसके बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। फिर हम करते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू को सॉल्व। लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट ईयर एंड देयर कंट्रीब्यूशन, ये आपको हर चैप्टर के एंड में अलग से मिलेगा फॉर बायोलॉजी। लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट ईयर्स, ये हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके वीडियोस मिलेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट रेफरिंग एनी बुक, वो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। डाउट सॉल्विंग सेशन, जो भी आपके डाउट्स हैं आप अलग से उसे लिख के रख सकते हैं, हम उसे एक सेशन में सॉल्व कर लेंगे। वीकली टेस्ट पेपर आपको मिलेगा ही मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सब कुछ। और चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि मैम इस पर्टिकुलर डीपीपी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हमारे पास थोड़े कम थे। क्यों कम थे? क्योंकि अभी हमने इनिशियल स्टेज पर चैप्टर स्टार्ट किया है। एज वील मूव अहेड विद द चैप्टर, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? देखो, अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है लिविंग क्या होता है, लाइफ क्या होती है, राइट? लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में तो हम बेसिक चीज़ों पर डिस्कस कर चुके हैं और उन्हीं बेसिक चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और सारे क्वेश्चंस जो आपको डीपीपी में भी मिल रहे हैं, इट इंक्लूड्स ऑल दी क्वेश्चन। हो सकता है क्वेश्चन एनसीईआरटी, मतलब 100% थ्रू एंड थ्रू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि चैप्टर टॉपिक में से कोई क्वेश्चन हो, और एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड हैं। और इसीलिए आप जब भी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो या आपको मिल जाती है, आपको तुरंत सॉल्व करना है। यहाँ से आपकी एट फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, आप तैयार कर रहे हो और साथ लेकर चल रहे हो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी। इस बात का खास ध्यान रखना है। तो डीपीपी को सॉल्व करना जरूरी है ताकि हम अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बना सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है टैक्सोनॉमी का? तो जब हमने टैक्सोनॉमी पढ़ी तो हमने पढ़ा कि कैरेक्टराइजेशन करना ज़रूरी है, नॉमेनक्लेचर ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। लेकिन एट फर्स्ट प्लेस सबसे पहले क्या ज़रूरी है? तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो वो पढ़ाई ग्रुपिंग की या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की कहलाती है टैक्सोनॉमी। अब उसमें सबसे पहले हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को जानना पड़ता है, यानी हमें सबसे पहले एट फर्स्ट प्लेस क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिज्म। ऑप्शंस में दिया हुआ है फाइलोजेनी ऑफ ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनी का मतलब कुछ और होता है। फाइलोजेनी, अच्छा, जरूरी नहीं है कि अगर ऑप्शन में आपका आंसर नहीं है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। वो ऑप्शन पर्टिकुलरली किसी और जगह फिर से पूछा जा सकता है। यू नीड टू नो द होल कंसेप्ट। तो फाइलोजेनी होता है डिसेंट ऑफ स्पीशीज, डिसेंट। फाइलोजेनी होता है डिसेंट ऑफ स्पीशीज।
यानी एंसेस्टर कौन था जहां से ये स्पीशीज निकल के आई, या फिर एंसेस्टर कौन सा था जिससे ये पर्टिकुलर जीन इवॉल्व होकर आया, वो स्टडी फाइलोजेनी कहलाती है, विच कैन नॉट बी द फर्स्ट स्टेप। तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ये रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मैंने आपसे कहा था आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तो अभी हम इसे अपने कंसिडरेशन में आंसर के लिए रख सकते हैं, बट रीडिंग ऑल द ऑप्शंस इज इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आपको जो फर्स्ट प्लेस पे आंसर लग रहा हो वो हो ही ना, उसके अलावा कोई बेसिक सी चीज मिल जाए, तो ऑप्शन हमेशा सारे कंसिडर करने हैं। थर्ड ऑप्शन से इज नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब नाम देना, नाम देने वाली बात कब आती है, आप कब किसी को नाम दे सकते हो, जब आप उसे पहचान जाओ, तो नॉमेनक्लेचर तो बाद में आता है, ये ऑप्शन भी हमारा गया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया तो तब आएगा जब हमें नाम पता होगा, तो क्लासिफिकेशन भी हम नहीं कंसिडर करते। सो आवर आंसर गोज टुवर्ड्स द ऑप्शन बी, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। जब हम लिविंग थिंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो एक एक्सक्लूसिव यानी डिफाइनिंग फीचर कौन सा होना चाहिए, ये क्वेश्चन ने पूछा है। और फीचर्स क्या क्या दिए हैं, फीचर्स दिया है फर्स्ट, इंक्रीज इन मास बाय, मास में इंक्रीज, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। यानी अगर मास इंटरनली या एक्सटर्नली बढ़ रहा है तो क्या हम कह सकते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डेवलपमेंट होता है, वो सेल डिवीजन के द्वारा होता है। और सेल डिवीजन कहाँ होता है? बॉडी में अंदर से। बाहर से सेल बन के डिवाइड हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, अंदर से नए सेल्स बन के आते हैं ऊपर डिवाइड होके। तो इंटरनल ग्रोथ देखी जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एक्सटर्नल ग्रोथ कहाँ देखी जाती है? कोई अगर छोटे छोटे कण से मिट्टी का बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, बड़ा पत्थर बन गया, तो वो क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ है। किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारी मिट्टी जम गई, धूल जम गई, आपने उसे क्लीन नहीं किया, तो वहां पर भी एक्यूमुलेशन हो रहा है, मास बढ़ रहा है, लेकिन एक्सटर्नली। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमेशा इंटरनली कोई भी चीज का मास इंक्रीज होता है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर। आइसोलेटेड अलग से मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, आइसोलेटेड नहीं होती है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत। इंक्रीज इन मास फ्रॉम आउटसाइड ओनली, नहीं, आउटसाइड नहीं, इंटरनली मास इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। परसेप्शन का मतलब होता है फील होना, सेंस होना, कॉन्शियसली एहसास करना किसी चीज का। तो परसेप्शन ऑफ इवेंट्स, हाँ, कोई भी इवेंट अगर होता है तो हम उसको फील कर पाते हैं। कोई डांटेगा तो हम उसे फील कर पाएंगे, कोई आपसे लड़ने लगेगा तो भी आप उसे फील कर पाओगे। देखो, गुस्सा जो होता है वो अच्छी चीज होती है, गुस्सा बताता है कि सामने वाला केयर कर रहा है। तो मम्मी पापा गुस्सा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी बात है, गुस्सा होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर लड़ाई कर रहे हैं तो वहां नेगेटिवनेस आ जाती है। कोई अच्छे से बिहेव कर रहा है, देयर इज अ फ्रेंड टू यू, तो आप उसको समझ पा रहे हो कि आपके साथ सामने वाले ने अच्छे से बिहेव किया, आपको भी अच्छे से बिहेव करना है। सो देयर इज ऑलवेज अ परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, और फिर वो पर्टिकुलर मेमोरी भी स्टोर हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे डॉक्टर के पास गए और उनको मान लो पहली बार में जाते ही डॉक्टर ने बोला हाँ बिठाओ, इस पे बिठाओ, इंजेक्शन लिया, सामने इंजेक्शन निकालने लगे, तो वो बच्चा जब यहाँ से इस डॉक्टर के पास से वापस जाएगा तो उसको हमेशा जीवन भर डर बना रहेगा उस डॉक्टर से, क्योंकि उसने जाते ही इंजेक्शन निकाल लिया था। ऐसा भी तो कर सकते थे कि बच्चे को बिठाते, थोड़ी इधर उधर की बातें करते, कहते बेटा आंख बंद कर लो, या उसके कुछ ना कुछ करके उससे इंजेक्शन पहली बार में नहीं दिखाया होता तो वो थोड़ा बेटर फील करता। बट नाउ उसने सेंस कर लिया है, उसको परसेप्शन हो गया है दैट देयर कैन बी समथिंग विच कैन हार्म मी, मुझे कोई चीज परेशानी पहुंचा सकती है इस पर्टिकुलर जगह पे, और फिर वो बच्चा अपनी मेमोरी बिल्ड कर लेता है और अगली बार डॉक्टर के पास जाने से डरेगा। मतलब ये जो है, ये वाला कंसेप्ट एक्चुअली में इट इज अ रिटन कंसेप्ट। आप मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ोगे जब पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों को कैसे हैंडल करना है, तो उसमें ये पढ़ाई कराई जाती है। तो ये जो कंसेप्ट है
ये कहां से बना? परसेप्शन ऑफ इवेंट से। जो उसने फील किया उसको उसने फील करने के बाद अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। सो यस, इट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारा आंसर सही कौन सा होता है? परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। और ये क्वेश्चन AIPMT में 2011 में पूछा गया था। ठीक है, आप बोलोगे कि AIPMT लिखा है मैम, AIPMT में पूछा गया था, तो क्या हुआ? जील वही है, सब वही पढ़ाई कर रहे हैं, और 2011 इज नॉट वेरी फार, राइट? तो क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। आप गलती कर सकते थे सेकंड वाले या फर्स्ट वाले ऑप्शन में। वैसे जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो इस चीज पर गलती नहीं करेगा कि ग्रोथ इंटरनली होती है, एक्सटर्नली नहीं होती लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो सही ऑप्शन हमारा होता है परसेप्शन ऑफ इवेंट को लेके, क्योंकि जब हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था, जब मैंने खुद आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ाया, अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, मैंने वहां पढ़ाया है कि कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? That's it. See the next question now. Smallest unit of classification. जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? ठीक है, तो सबसे बड़ा यूनिट और सबसे छोटा यूनिट, ये दो चीजें होती हैं। और हमने जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ी तो हमने पढ़ा है कि क्या है, हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ, स्ट्रक्चर नहीं, जो मेजर कैटेगरीज हैं वो 7 टाइप की हैं: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जिसमें से किंगडम जो है वो हमारा हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब इसको आप चाहो तो लिखकर अलग से रख सकते हो कि किंगडम इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जबकि स्पीशीज जो है वो लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाती है। ठीक है, इतना याद रहेगा। और टोटल टैक्सोनॉमिक, ये फीचर्स लिख के रख लेना, टोटल 1 मिनट, टोटल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमने कितनी पढ़ी है? हमने पढ़ी है 7 मेजर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसमें से हाईएस्ट होती है किंगडम। और क्योंकि किंगडम जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी है तो उसमें सबसे कम एक जैसे कैरेक्टर होते हैं, रेयर सिमिलर कैरेक्टर, वेरी लेस सिमिलर कैरेक्टर। सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे स्पीशीज में। स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, मोर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारा आंसर ना जीनस होगा, ना ऑर्डर होगा, ना किंगडम होगा, स्पीशीज हमारा आंसर होगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। दैट्स ऑल। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ICBN स्टैंड्स फॉर, अब ये जो 4th क्वेश्चन है ये फिर क्वेश्चन AIPMT 2007 में पूछा गया था। आपके लिए, अगर आप पढ़ चुके हो, आप मेरे सेशन देख चुके हो, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान सेट ऑफ क्वेश्चन है, वेरी इजी सेट ऑफ क्वेश्चंस, बट you see the importance, they were already asked in the previous year's question paper. तो that is very important कि आपको वो क्राइटेरिया समझ में आए कि वहां पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। अब हम क्या सोचते हैं कि नीट में है ना बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, तैयारी हाईएस्ट लेवल की करनी है। पर कभी कभी ये कुछ क्वेश्चंस जो गेनिंग क्वेश्चंस होते हैं इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर तो आपको पक्के में नंबर मिलने ही मिलने हैं, +4 होगा ही होगा, -1 की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो द क्वेश्चन वाज आस्किंग यू अबाउट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBM। ICBM स्टैंड्स फॉर, मतलब बात हो रही है किसकी? नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग का प्रोसेस, और नाम पूछा गया है ICBN, which stands for International Code of Binomial
नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और अगर मान लो कि आईसीबीएन पिछली बार 2007 में पूछा गया था, तो आपके एग्जाम में मान लो पूछ लिया कि आईसीजेडएन क्या होता है। सो डू यू नो व्हाट इज आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन? आईसीजेडएन होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये आईसीबीएन भी पूछ सकते हैं, ये आईसीजेडएन भी पूछ सकते हैं। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन क्या है? इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम। इंडियन कुछ नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं, यहां पर कोई पार्टी नहीं चल रही। ठीक है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, वो बट ऑब्वियस सी चीज है। मैम ये तो हमें पता ही था, ये तो नहीं है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर, यस डेफिनेटली यही आंसर है। नेक्स्ट है इंडियन कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर। अब ये जल्दबाजी में कोई इतना सिली क्वेश्चन कैसे कर सकता है? जल्दबाजी में क्या हो जाता है, हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर, बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर है इसका आंसर। जल्दी से नॉमेनक्लेचर मार्क करते वक्त पहले मार्क किया नहीं, बाद में मार्क करते वक्त उसमें ऑप्शन में सी लगाया, उसमें मैडम बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर लिखा था। अरे भाई आगे भी तो देखो, इंडियन कोड लिखा है, इंटरनेशनल कोड नहीं लिखा। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी कुछ नहीं होता। अब ये सिली मिस्टेक सिर्फ वो स्टूडेंट्स करते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं होता। मान लो पढ़ा नहीं है, सीधे डीपीपी अपन करने आ गए, तो फिर वहां का जब नॉलेज ही नहीं है, जब कंसेप्ट ही नहीं है, जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आधा अधूरा नॉलेज रहेगा। इसीलिए पहले हमें कंसेप्ट समझना है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे प्रॉपरली to attain good marks. So the answer is International Code of Botanical Nomenclature, which talks about, botanical always talks about, अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, botanical always talks about plants. प्लांट्स का नेमिंग क्राइटेरिया और एनिमल्स का नेमिंग क्राइटेरिया जब होता है, एनिमल्स का नेमिंग क्राइटेरिया जब होता है तो उसको कहते हैं जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। दैट्स इट। नाउ वील सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। गेनिंग क्वेश्चन है, पहले आ चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following systems of classification is based on morphology of plant? and morphology हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। morphology का मतलब क्या होता है? morphology होती है study of external features of living organism। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। आगे आने वाला चैप्टर एक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, जहां पर हम फ्लावरिंग प्लांट की एक्सटर्नल फीचर्स यानी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स? प्लांट के एक्सटर्नल फीचर को देखकर कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उस पर रिलाई करता है? तो सबसे पहले रिलाई करने वाला, देखो प्लांट को देखकर अगर आप कोई चीज बता रहे हो तो मतलब आपने उसमें बहुत ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करी है। जब आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, ये मैं कब बोलती हूँ? जब आप ब्रॉडली आइडेंटिफाई कर देते हो। ब्रॉडली मतलब ऐसे ऊपर से देख के बता दिया। अगर हम एनाटॉमी की बात करते तो वो जाता कहाँ? साइंटिफिकली। तो जब हम बोल रहे हैं कि ब्रॉडली हमने ग्रॉस सिर्फ मॉर्फोलॉजी फीचर्स पर डिफाइन करा है, तो वो एक नेचुरल क्राइटेरिया होता है। वो क्या है? नेचुरल क्राइटेरिया। तो हम उसको बोलते हैं, जब मॉर्फोलॉजी हम पढ़ते हैं प्लांट्स की, तो वो हमारा क्राइटेरिया कहलाता है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन ही नेचुरल सिस्टम दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ही नेचुरल सिस्टम दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिफिशियल सिस्टम, प्रैक्टिकल सिस्टम, ऑल सिस्टम नहीं। सो सही आंसर है हमारा नेचुरल सिस्टम। आई होप आपने यही आंसर लगाए होंगे। आप एक एक करके अपना आंसर चेक करते चलिए। कोई चीज अगर पूछनी है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, ठीक है? तो ये वाला हमारा आंसर है। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, आप इसको लिख लीजिए। Now see the next question.
क्वेश्चन नंबर 6 सेज विच अरेंजमेंट इज इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर किसका सही है, और ये क्वेश्चन प्रीवियसली AIPMT 1999 में पूछा गया था। अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत दूर का क्वेश्चन है, क्यों, उसके बाद भी तो पूछा जा सकता है। नए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वहीं से आएंगे। हाँ, तो अब अरेंजमेंट इज इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, सही ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा अरेंज किया हुआ है, उसके लिए हम सारी 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिख के देख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यही ऑर्डर होता है ना। और हमसे करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है, यानी जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या ऑर्डर होगा, तो हमें स्पीशीज के ऊपर मिलना चाहिए जीनस, जीनस के ऊपर मिलना चाहिए फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम, नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमें स्पीशीज के बाद जीनस, फिर फैमिली, स्पीशीज के बाद जीनस, और फिर यहाँ फैमिली मिलना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत। स्पीशीज से चालू होना चाहिए, इसीलिए सेकंड वाला ऑप्शन गलत, ये जीनस से चालू हो रहा है। ऑर्डर, फैमिली, ये भी गलत हो जाएगा, स्पीशीज से चालू होके जीनस, फैमिली, ऑर्डर जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्पीशीज, जीनस, फैमिली एंड ऑर्डर। स्पीशीज, स्पीशीज, जीनस, फैमिली एंड ऑर्डर, दिस इज व्हाट इट इज रिटन। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। डिपेंडिंग अपॉन दिस क्या हमारा क्राइटेरिया है, असेंडिंग ऑर्डर जब हम जाते हैं अपनी कैटेगरीज में, तो उसमें हमें सबसे नीचे मिलता है स्पीशीज, स्पीशीज के ऊपर हमें मिलता है जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, और हो सकता है पूरी हायरार्की दी होती, ऑर्डर के ऊपर क्लास, फाइलम, किंगडम भी दिया होता। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर मान लो प्लांट्स के बारे में बोला गया होगा तो फाइलम की जगह कभी डिवीजन भी मेंशन हो सकता है, तो उसको आपको कंसीडर करना है, वो गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन, फैमिली को किसके बीच में रखा जाता है। आप वापस से यहां पर जाके अपनी कैटेगरी देखो, फैमिली किसके बीच में होती है, ध्यान से देखो, फैमिली कहां पर है, फैमिली यहां प्रेजेंट है, ऑर्डर और जीनस के बीच में फैमिली प्रेजेंट है। किसके बीच में, ऑर्डर और फैमिली के बीच में। तो फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन ऑर्डर, ऑर्डर और जीनस, तो जीनस और स्पीशीज नहीं हो सकता, ऑर्डर एंड जीनस है, ये भी नहीं होगा, ऑर्डर एंड जीनस, ये वाला आंसर। एक सिर्फ हायरार्की याद कर लेने से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑर्डर एंड जीनस, ऑर्डर और जीनस के बीच में जो टेक्सॉन प्रेजेंट है वो है हमारी फैमिली, द ग्रुप फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट, बायोसिस्टमैटिक्स का क्या एम होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। बायो मतलब लाइफ, सिस्टमैटिक्स मतलब सिस्टम के सिस्टम में अरेंजमेंट करना, यानी कि क्लासिफिकेशन करना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोसिस्टमैटिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस क्राइटेरिया पर बेस्ड होगा, तो ये बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर, तभी हम इसे बायोसिस्टमैटिक कहते हैं। तो इसके लिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जानना इंपॉर्टेंट है। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, वो रिलेशनशिप जहां पर हमें इवोल्यूशन की स्टडी मिले, यानी हमें ये पता चले कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कौन से एंसेस्टर से निकल के आया है, क्या एंसेस्टर थे, क्या पूर्वज थे, इसका डिसेंट ऑफ स्पीशीज क्या है, किससे निकल के ये आई है और स्पीशीज बन गई। क्योंकि किंगडम में तो सारे के सारे साथ में थे, फिर फाइलम बना होगा, फिर डिवीजन बना होगा, क्लास बना होगा, ऑर्डर बना होगा, तो उस तरीके से स्पीशीज कब निकल के आई वो पूरा जब हम स्टडी करते हैं तो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहलाता है, विच टेक्स प्लेस इन दी बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स जहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर इतना। अब ऑप्शंस देखिए,
ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, नहीं ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर नहीं था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर था। डेलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, नहीं, अलग अलग टैक्सा को नहीं देखा था, क्लासिफिकेशन जरूर देखा था पर कंसिडरिंग फ्यू पॉइंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, यहां पे मिला। एस्टैब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मतलब मैंने जो अभी आपको बताया था डिसेंट ऑफ स्पीशीज, कहां से स्पीशीज बन के आई, ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडी, सारी फील्ड ऑफ स्टडीज पे लगा दी जाती हैं, तो ये बायोसिस्टमैटिक्स कहलाता है और यही हमारा आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने अभी तक के सारे आंसर सही दिए हैं टिल क्वेश्चन नंबर 8? मुझे अभी कमेंट में बताओ कितने लोगों के सारे 1 2 लेके 8 तक के क्वेश्चन के सारे आंसर सही थे, बिकॉज दैट इंक्लूड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज द नॉर्मल क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक। हाउ मेनी हैव यू रिटन द करेक्ट आंसर? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लिख दिया? जिसने सारे आंसर सही किया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक, पहली चीज आई रियली डू अप्रिशिएट, और जिसने गलत किए हैं उनको भी मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूं अगर उनने सही कमेंट में लिखा होगा कि मैम मुझसे कुछ क्वेश्चन में गलती हुई थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले तो खुद से ट्रू होना ही पड़ेगा। मैं अपने आप के साथ, मैं किसी के साथ गद्दारी करूं ना करूं, अपने आप के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, वरना मेरा भला नहीं हो पाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपने गलत आंसर सॉल्व किया है, गलत आंसर को टिक किया है, तो आपको एक्सप्लेनेशन सही मिल गया, और यहां पर आप गलती करने के लिए हो, क्योंकि वहां जाके तो गलती नहीं कर सकते, सारी गलती यहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हम किसी ऑप्शन को छोड़ते नहीं। आइडेंटिफिकेशन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, साइटोलॉजिकल मतलब सेल से रिलेटेड कैरेक्टर्स, सेल के स्ट्रक्चर को लेके। न्यूक्लिक एसिड कैसा था? न्यूक्लिक एसिड नहीं, न्यूक्लियस कैसा था? क्रोमैटिन मटेरियल कैसा था? न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल कैसा था? इन सब चीजों को अगर हम पढ़ें तो वो साइटोलॉजिकल स्टडी कहलाती है, विच इज नॉट एक्चुअली दी बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ने का क्राइटेरिया। कंसिडर करते हैं उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनी को। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पूर्वज कौन है ये पता चलेगा, फाइलोजेनी डिसेंड बताएगा टू दी स्पीशीज, कहां से स्पीशीज बन के आई। ऑल राइट, दैट्स इट टू दिस क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, next question says term systematics was derived from dash word systema which means dash। अब जब भी हम सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही यूज होती है सिस्टमैटिक्स की पढ़ाई करने के लिए, और वो पर्टिकुलर लैंग्वेज कौन सी होती है? इट इज अ लैटिन लैंग्वेज। और लैटिन लैंग्वेज का ही यूज क्यों किया गया? बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज, इट इज अ डेड लैंग्वेज जो कि अब यूज नहीं होती, और क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है आगे यूज नहीं होती तो उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, जबकि जो लैंग्वेज नॉर्मली ज्यादा यूज होती है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आते रहते हैं। तो ये इंटरनेशनली यूज होने वाला एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बना लिया गया जिसमें नेम्स दिए गए, जिसमें सिस्टमा दिया गया। और सिस्टमा का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें सिस्टमा, तो सिस्टमा का मतलब क्या होता है? सिस्टमा वर्ड आया है सिस्टमैटिक्स से, सिस्टमैटिक से। सिस्टमैटिक क्या? अरेंजमेंट। किसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा भाई? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बात समझ गए? लैटिन वर्ड है, मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आंसर देखिए, ग्रीक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये तो हमने यहीं से गलत कर दिया, यही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। लैटिन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यस बिल्कुल, फिर भी हम सारे पढ़ते हैं। इंग्लिश टैक्सोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं बिल्कुल नहीं, और बोर्ड 2 और 3 नहीं, सिर्फ 2 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 सेज स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज, स्पीशीज को क्या बोला जाता है? स्पीशीज को क्या बोला जाता है? एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जब हम पढ़ते हैं, सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम होता है, सबसे छोटा ग्रुप स्पीशीज होता है, ये तो हमको मालूम है, लेकिन उसको बोलते क्या है? सबसे बेसिक यूनिट होती है, इट इज दी सबसे बेसिक यूनिट।
बेसिक मतलब मोस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स विच कैन इंटरब्रीड, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी ऐसा ऑफस्प्रिंग जो आगे जाके खुद भी रिप्रोड्यूस कर सके, तो वो होती है बेसिक यूनिट। ठीक है, ऑप्शन देखिए, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हाँ डेफिनेटली। लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म, बिल्कुल नहीं, हम इसे बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, मैंने अभी आपको डिफाइन करके बताया। रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, नहीं, टैक्सोनॉमिस्ट ने इसकी बात नहीं करी थी, उन्होंने बात करी थी पूरे सिस्टमैटिक्स की। तो एक्चुअली में जो हमारा स्पीशीज होता है वो रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था 2003 में इन AIPMT, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब सारे क्वेश्चन जिसने पूरे 10 on 10 क्वेश्चन सही किए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, और जिसने गलती करी है उन्होंने अपनी गलती सुधार ली होगी। यहां पर हम क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे DPP में सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम पूछा गया है, विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय सर कार्लेस लिनस, और इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था सर कार्लेस लिनस ने। तो जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब भी हम इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जहां पर साइंटिफिक नेम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? साइंटिफिक नेम की, साइंटिफिक नेम की, और साइंटिफिक नेम किसका पूछा गया है? मैंगो का, मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2019 में नीट में पूछा गया था, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली ये पूछा गया था। तो जब हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं मैंगो का, तो इट कंटेन्स 2 स्पेसिफिक टैक्सॉन, एक तो होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीशीज। एक तो होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीशीज, इन दोनों को हम मेंशन करते हैं। तो मैंगो के लिए जीनस होता है मैंगनीफेरा, मैंगनीफेरा, और स्पीशीज होती है इंडिका। एंड व्हेन आई राइट इट, आई अंडरलाइन इट सेपरेटली, ओके, फॉलोड बाय, क्योंकि पहली बार सर कार्लेस लिनस ने दिया था, तो साइंटिस्ट का जो नेम होता है वो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा गया होता है। तो एब्रीविएटेड फॉर्म के लिए मैं लिख देती हूं लिन। ठीक, तो ये हमारा नाम बन गया मैंगो का, दैट इज मैंगनीफेरा इंडिका, जो कि हमारा आंसर है, मैंगनीफेरा इंडिका लिन। ध्यान क्या रखना है, जब हम लिखेंगे, जब आप इसको लिखते हो तो स्टार्ट करते हो जीनस का नाम कैपिटल लेटर से और एंड कर देते हो, एंड करने के बाद स्पीशीज को आप स्टार्ट करते हो स्मॉल लेटर से और उसके बाद एंड कर देते हो। दोनों वर्ड्स को सेपरेटली आप अंडरलाइन कर देते हो, दैट इज द क्राइटेरिया और द रूल ऑफ राइटिंग दिस। बट व्हेन टाइप्ड और प्रिंटेड, तो इटैलिक्स में टाइप किया जाता है जो भी बोटानिकल नेम होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है मैग्नीफेरा इंडिका कार्लिन। तो ये ऑप्शन गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे कार्लिन पूरा लिखा है, जबकि साइंटिस्ट का जो नेम होता है वो एब्रीविएटेड फॉर्म में होता है, एब्रीविएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर आता है मैग्नीफेरा इंडिका लिन, हाँ बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। अब ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ये कैसे टाइप्ड है, क्योंकि ये प्रिंटेड है तो ये इटैलिक्स में प्रिंट किया हुआ है। उसके बाद मैग्नीफेरा इंडिका गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर खुद क्वेश्चन ने दिया हुआ है कार्लेस लिनस लिखा होना चाहिए, तो कार्ल लिन का एब्रीविएटेड फॉर्म यहाँ एब्सेंट है, इसलिए ये आंसर गलत। नेक्स्ट वाला ये जो आंसर है मैग्नीफेरा इंडिका, इसके गलत होने के दो रीजंस है, एक तो साइंटिस्ट का नाम नहीं है और दूसरा इंडिका में आई कैपिटल है और तीसरा ये इटैलिक्स में भी प्रिंटेड नहीं है, तो ये आंसर भी हमारा गलत। सही आंसर हमारा क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका लिन। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सब ने यही आंसर मार्क किया होगा। मूविंग ऑन टूवर्ड्स the next question. The word ending with AC indicates, जो word AC लगा होता है आखिरी में, AC से खत्म होता है, वो क्या इंडिकेट करता है? So whenever a word ends with AC, तो वो होती है हमारी फैमिली। जैसे फॉर एग्जाम्पल है सोलनेसी, सोलनेसी, ठीक है, सोलनेसी फैमिली, या फिर फेबेसी फैमिली,
फेबेसिए फैमिली। तो जहां पर भी आखिरी में, जहां पर भी एंडिंग में एसी लगा होता है वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारी फैमिली होती है। सो द आंसर विल बी फैमिली। ना जेनरा है, ना ऑर्डर है, ना क्लास है, द करेक्ट आंसर इज द फैमिली। फैमिली का नाम एसीए से यूजुअली एंड होता है, तो वही हमारा आंसर है। आई होप यू माइट हैव गॉट द आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ टू प्लांट्स बिलोंग टू द सेम डिवीजन, दो प्लांट्स थे, दोनों का डिवीजन एक ही था, बट इन डिफरेंट ऑर्डर्स में बिलोंग टू द सेम। जब हम हायरार्की बोलते हैं तो हम लिखते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यही हमारा ऑर्डर होता है। अब इसमें से देखिए, किंगडम छोड़ दो, हमें बोला गया है डिवीजन, तो डिवीजन वर्ड फाइलम की जगह यूज होता है डिवीजन फॉर प्लांट्स, और प्लांट्स की बात हो रही थी। इनका कहना है कि दो प्लांट्स सेम डिवीजन से बिलोंग करते हैं पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में आते हैं, तो फिर उनमें कौन सी चीज सेम रही होगी, तो फिर उनमें सेम जो रहा होगा वो होगी क्लास, क्योंकि ऑर्डर के बाद फैमिली भी चेंज हो जाएगी, जीनस भी चेंज हो जाएगा, स्पीशीज भी चेंज हो जाएगी। द ओनली थिंग दैट विल नॉट चेंज इज द क्लास, क्लास सेम रहेगी। ठीक, तो आंसर क्या होगा, ना जीनस हमारा आंसर है, ना फैमिली है, ना स्पीशीज है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्लास। इजी है, सिर्फ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप किसी चीज को कन्वीनियंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। इजीली दिखने वाले कैरेक्टर्स के बेसिस पर अगर आप किसी चीज को एक ग्रुप में रख देते हो तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस क्या कहलाता है। देखो, हमने जब टैक्सोनॉमी पढ़ी तो हमने 4 प्रोसेसेस पढ़े। पहला हमने पढ़ा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, पहला हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, यही पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर, और हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। ये 4 क्राइटेरिया हमने पढ़े हुए हैं जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना चाहते हैं टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, तो हमें कौन से फीचर्स का ध्यान रखना होता है। हमें ध्यान रखना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, आइडेंटिफिकेशन का, नॉमेनक्लेचर का और क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक एक कैसा प्रोसेस है, कैरेक्टरिस्टिक कोई ऐसा प्रोसेस है जो फीचर्स बताता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी चीज को पहचानना, एक्सक्लूसिव थिंग अबाउट एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफिकेशन, तो ये भी नहीं होगा। नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म, तो ये भी नहीं होगा। तो ग्रुपिंग कहां पर होगी, जब ग्रुपिंग होगी इजीली ऑब्जर्वेबल, आसानी से दिखने वाले कुछ कन्वीनियंट फीचर्स को देखकर, तो वो हमारा होता है क्लासिफिकेशन। उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। हमने क्लासिफाई कर दिया। अभी तो चलो हम एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की या फिर कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। नॉर्मली भी अगर हम देखें, अगर मैं आपसे एक रूम जो कि मेस्ड अप है, गंदा पड़ा हुआ रूम है, उसको मैं बोलूँगी कि आप क्लीन करिए, तो आप सबसे पहले उसे क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, आप चीज़ों को क्लासीफाई कर देंगे। कपड़े एक तरफ, बुक्स एक तरफ, टॉयज़ एक तरफ, खाने वाली एडिबल चीज़ें एक तरफ, आप ऐसे ही करके अरेंज करते हैं ना घर में भी। तो ये हमने क्या कर दिया, चीज़ों को क्लासीफाई कर दिया। जो ईजिली दिखने वाले कैरेक्टर्स थे उनके बेसिस पे, ये बुक है, बुक जैसी दिख रही है, बुक का स्ट्रक्चर सबको मालूम है, तो बुक शेल्फ में रखेंगे। ये क्लोथ्स हैं तो ये कबर्ड में रखेंगे। तो हमने क्या करा, हमने क्लासिफाई कर दिया। आसानी से दिखने वाले कैरेक्टर्स के हिसाब से जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। आंसर देखिए, क्या वो सिस्टमैटिक्स है, नॉमेनक्लेचर है, न्यू सिस्टमैटिक्स है? सो द आंसर दैट गोज इज द क्लासिफिकेशन एंड यू नो व्हाई। दिस इज अ प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर इसका क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैट्स एंड लायंस बिलोंग टू द फैमिली कॉल्ड। सबको पता है, जिन बच्चों ने बचपन में ज़्यादा डिस्कवरी चैनल्स देखे होंगे उन्हें और भी अच्छे से पता होगा
कि कैट्स होती हैं और एज वेल एज हमारे लायंस और कैट्स दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। और यही रीज़न है, जब आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे, जब आप इजीली उन्हें ऑब्जर्व करोगे, तो आपको कुछ फीचर्स बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उनका फेस कट एक जैसा होता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कई सारे आपको एक जैसे दिखते हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू दी सेम फैमिली। और फैमिली कहलाती है फेलिडे, फैमिली कहलाती है फेलिडे, राइट। आंसर देखिए, ऑप्शंस देखिए, कैनिडे कुछ नहीं, पैंथेरा नहीं, मैमेलिया भी नहीं, फेलिडे इज द करेक्ट आंसर एंड फॉर द ऑब्वियस रीजंस। क्योंकि इसका एक रीजन ये भी है कि जब हम बोलते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो यहाँ तक के सारे फीचर्स कैसे हैं, ब्रॉडली एक दूसरे से मैच, मतलब बहुत कम एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। जैसे जैसे आप जीनस और स्पीशीज में जाते हो और ज़्यादा मैच होने लगते हैं कैरेक्टर्स। और फैमिली लायन की और कैट की सेम होती है, जो कहलाती है फेलिडे। इट इज कॉल्ड एज फेलिडे। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 सेज बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट। ये क्वेश्चन 2011 मेंस में पूछा गया था, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट। तो जब हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जब हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें बायो का मतलब क्या होता है, इसमें बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि लिविंग बोल सकते हैं, लिविंग, ठीक है। और डाइवर्सिटी मतलब होता है वेरिएशन, वेरिएशन। तो किसी पर्टिकुलर रीजन की बायोडाइवर्सिटी होती है वहां रहने वाले लिविंग वेरिएशंस की। लिविंग वेरिएशंस मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक जगह में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब वो ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं, देखो, हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन रहा हो सकता है कि वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है कोई प्लांट हो सकता है कोई लार्ज एनिमल हो या बिगर एनिमल हो सकता है वहाँ पर कोई बर्ड भी प्रेजेंट हो सकता है कि वहाँ पर कोई काऊ भी प्रेजेंट हो। तो XYZ n नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक को मिला लिया। अगर आप इस समय एक पर्टिकुलर रूम में बैठे हैं, ठीक, आपको लग रहा है कि मैम मेरे अलावा इस रूम में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, आई एम द ओनली पर्सन सिटिंग ओवर हियर, यहाँ पर कोई डॉग नहीं है, कैट नहीं है, पेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हाउ कैन आई से कि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो हैं। तो जब हम एक रीजन के, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट सारे ऑर्गेनिजम्स को मिला लेते हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म, सबको मिला लेते हैं, तो वो कहलाता है उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शंस देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ द रीजन, यहाँ पर डोमिनेंट स्पीशीज का कोई रोल नहीं है, ये ऑप्शन गलत। स्पीशीज एंडेमिक टू द रीजन, एंडेमिक पेंडेमिक का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, हर स्पीशी वहां पर प्रेजेंट होने वाली बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। एंडेंजर्ड स्पीशीज फाउंड इन द रीजन, नो एंडेंजर्ड, नो एंडेमिक और नो पैंडेमिक। अचानक से दिखने वाली, बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली, किसी पर्टिकुलर एरिया की स्पीशीज या फिर वो स्पीशीज जो खत्म होने वाली है, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक जगह में कौन कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप की अगर प्रेजेंट है तो वो बायोडाइवर्सिटी। सो द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रीजन, यस दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। डाइवर्सिटी यानी वेरिएशन इन द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स कौन से वाले, लिविंग इन द रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। इजी क्वेश्चन है, 2011 में अगर आपने पेपर दिया होता तो +4 आपको यहाँ मिल गए होते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 सेज पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल बिलोंग टू द ऑर्डर। पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो ऑर्डर होता है वो होता है पॉलीमोनियोल्स, ठीक है, या फिर सोलेनल्स, सोलेनल्स ऑर्डर भी बोला जाता है, ठीक।
अब इसमें फंडा ये है कि सबसे पहले जो ऑर्डर जाना गया था पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल को लेके, उसका नाम था पॉलीमोनियल, और इसी वजह से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेकिन अब सोलेनल्स नाम से एक नया ऑर्डर दे दिया गया है। सो द ऑप्शन सोलेनल और द ऑप्शन पॉलीमोनियल्स इज द सेम। बस है चीज वही, ऑर्डर वही है, बस क्या चेंज हो गया है, नाम चेंज हो गया। पहले पॉलीमोनियल्स कहलाता था, अब सोलेनल्स कहलाता है। सो हमारे पास दिए गए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, सोलेनम दिया है, सोलेनेसी फैमिली का नाम। आप देखो एसी मतलब फैमिली का नाम होता है, कॉन्वोल्वुलेसी भी फैमिली, पॉलीमोनियल इज दी पर्टिकुलर ऑर्डर जिससे हमारे टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल आते हैं। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे आंसर सबको? ओके, नाउ सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, वील मूव ऑन टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which naming system is practiced? Which naming system is practiced by biologists all over the world? पूरी दुनिया में कौन सा नेमिंग क्राइटेरिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है? ये क्वेश्चन मुझसे किसी स्टूडेंट ने भी पूछा था कमेंट सेक्शन में। देखो, आप जो भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछते हो, या तो मैं उसका वही आंसर देने की कोशिश करती हूँ, या मैं कोशिश करती हूँ कि उसे इंक्लूड किया जाए अगर वो इम्पॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं भी है तो मैं आपको वही आंसर दे दूंगी और क्लैरिफाई कर दूंगी। इंपॉर्टेंट है तो सबको पता होना चाहिए। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम आपने 3 तरीके के हमको क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर पढ़ाए हैं, एक है हमारा पॉलिनोमियल, दूसरा है ट्राइनोमियल, तीसरा है बाइनोमियल। इसमें से सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड यानी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में जो एक्सेप्ट किया गया वो कौन सा नॉमेनक्लेचर है? तो वो नॉमेनक्लेचर है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, विच इंक्लूड्स द नेम ऑफ द जीनस एज वेल एज द स्पीशीज। सो इट इज द binomial nomenclature which includes binomial मतलब कि 2 names, और 2 नाम कौन कौन से हैं? 2 नाम में से एक है हमारा जीनस और दूसरी है हमारी स्पीशीज। तो ये दोनों चीजें अगर किसी नाम में मेंशन है, सो दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वाइडली वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर। सो द आंसर इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यस, ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल नहीं, ट्राइवियल नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हक्सले इज द फादर ऑफ, सर हक्सले को क्या बोला जाता है? ही इज द फादर ऑफ new systematics. He is the father of new systematics. Scientist का नाम हमें याद करना ही पड़ेगा. We don't have a choice for it. So better is that you make a list and you try to remember, try to memorize the names. The more and more you revise, the more and more you see to it, the more and more you read, you will remember more appropriately. ठीक है? तो ऑप्शंस देखिए, न्यू सिस्टमैटिक्स, यस, आर्टिफिशियल सिस्टमैटिक्स कुछ नहीं पढ़ा हमने, एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स भी हमने नहीं पढ़ा है इसको लेकर, और नेचुरल सिस्टमैटिक्स भी नहीं पढ़ा। सो द आंसर विल बी न्यू सिस्टमैटिक्स। क्लियर? ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which of the following is defining characteristic of living organism? एक living organism को define करने वाला यानी उसे पूरी तरीके से बताने वाला कौन सा कैरेक्टर होता है? दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो हमारे पास क्या क्या बचता है? हमारे पास ऑप्शन में है ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है वो तो इंटरनली भी हो सकती है, एक्सटर्नली भी हो सकती है। इंटरनली का मतलब हमारी बॉडी में जैसे नए सेल्स अंदर से बन के आते हैं तो वो इंटरनल ग्रोथ। लेकिन अगर कहीं पे छोटे छोटे मिट्टी के कण को मिला करके कोई बड़ा पत्थर बन जाए तो ग्रोथ तो वो भी है, तो वो कैसी है? एक्सटर्नल ग्रोथ है। तो ग्रोथ 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल ग्रोथ देखी जाती है। तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग क्राइटेरिया, वो तो कहीं पर भी हो सकती है, कैसे भी ग्रोथ हो सकती है ना? तो अगर आप स्टैक के ऊपर स्टैक रख दो तो वो भी ग्रोथ हो रही है, पत्थर के ऊपर पत्थर रख दो, बड़ा पत्थर बन रहा है, वो भी ग्रोथ हो रही है। एक चीज, एक पेपर के साथ दूसरा पेपर स्टिक कर दो, वो भी तो ग्रोथ है। आपके घर में अगर कोई फर्नीचर है उस पर लगातार धूल मिट्टी जमा होती जा रही है तो वो भी तो ग्रोथ है। तो ग्रोथ कोई डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं होता, ऑल्दो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू मेक साउंड। अगर मैं इस बोर्ड को और पेन को बैंग करूंगी तब भी तो साउंड आएगा ही आएगा।
हमारे जितने भी क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्लासिकल नहीं तो सारे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या वो लिविंग है? नहीं। तो साउंड प्रोड्यूस करना लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है वो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ही वो लिविंग हो सकता है, और लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर मतलब जो जिंदा रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो रिप्रोडक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर कोई भी इंसान, कोई भी एनिमल रिप्रोड्यूस ना करे तो भी तो वो लिविंग कहलाता है, जिंदा रहता है। तो ये भी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हमेशा अगर कोई इंसान है, कोई एनिमल है, कोई भी है और लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो अगर आप उसको स्टिमुलाई दोगे, यानी कि उसके एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज लाओगे, तो उसकी बॉडी भी कुछ चेंज शो करेगी, यानी कॉन्शियसनेस शो करेगी, विच इज एन अटर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सही आंसर क्या होता है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको सबसे पहला लेक्चर दिया था हमारे लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर का, जहां मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कॉन्शियसनेस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस क्या करता है? हमारी बॉडी से रिस्पॉन्ड लेकर आता है टू एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, एंड एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट इज रेफर्ड टू एज द स्टिमुलाई। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन डी। आई होप। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था व्हाट आर बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी। और जब मैं कहती हूँ बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी बताइए, तो ये सबसे बेसिक और सबसे कोर क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जब हमने टैक्सोनॉमी को पढ़ना चालू किया था तो पहले इसी क्वेश्चन से चालू किया था, जहां पर हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी एक क्राइटेरिया है, एक प्रोसेस है, जहां पर हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरा का पूरा उसका कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ करते हैं। यही पढ़ाया था, बस वही है, इजी है। तो हमने टैक्सोनॉमी के जो बेसिक्स पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े हैं? वो था कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन के बाद दूसरा कैरेक्टर था क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद था नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के बाद था नॉमेनक्लेचर और था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ये जो है ये सारे बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं। मैडम किसके बेसिक फीचर्स हैं? तो ये हमारे बेसिक फीचर्स हैं टैक्सोनॉमी के, ये हमारे बेसिक फीचर्स हैं टैक्सोनॉमी के। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी, तो ये सारे बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी हमने रिवाइज कर लिया। मैं एक बार बता देती हूँ, कैरेक्टराइजेशन मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के फीचर, क्लासिफिकेशन मतलब हमने सिंपल बेसिक तरीके से देख करके क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप्स में डाल दिया ऑर्गेनिजम्स को, नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग का कंसेप्ट, आइडेंटिफिकेशन मतलब एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बना दी। तो ये फीचर्स होते हैं टैक्सोनॉमी में जब हम ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में हमें दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। तो ये तीन चीजें तो हमको मिल गई, ये तीन चीजें हमें वहां पर मिल गई, और फिर दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो जब तीनों ऑप्शंस उसी पर्टिकुलर बेसिक नेचर के हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इजी है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, टफ नहीं है। अगर आपने अच्छे से उस सेशन को देखा है जहां पर हमने इस चैप्टर को सॉल्व किया है तो आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप बिना सेशन को देखे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपके लिए टफ हो सकता है। इसीलिए मैं एडवाइस करूंगी, अगर अभी भी नहीं देखा है यहीं पर इस वीडियो को रोक दीजिए, पहले जाकर अपना सेशन रिवाइज करिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपको मजा भी बहुत आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज नीड फॉर प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अराइजेस बिकॉज। क्लासिफिकेशन की हमें क्या जरूरत होती है? व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म? उसका आपको रीजन बताना है। पहला ऑप्शन बोलता है ऑर्गेनिजम्स ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडी विदाउट इट। अगर आपने क्लासिफिकेशन नहीं किया तो आप पहले जो ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे उनके बारे में नहीं पढ़ पाओगे। दूसरा ऑप्शन कहता है क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप बने हुए हैं, उनको
जानने में और उन ग्रुप्स के बीच में क्या रिलेशन है इसको जानने में मदद करता है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म, और क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को पढ़ना आसान नहीं है तो हम हर ग्रुप को पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगी कि आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उन 100 स्टूडेंट्स में से आपको हर एक स्टूडेंट का कैरेक्टर बताना है, कौन अच्छा पढ़ता है, कौन बुरा पढ़ता है, कौन एवरेज पढ़ता है, तो आप क्या करोगे? आप 100 का बनाने की बजाय आपके पास सही क्राइटेरिया क्या है? आप 3 ग्रुप बना दो, एक में सारे टॉपर्स, एक में सारे एवरेज, एक में जिनको बहुत पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो आप उससे इजीली डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर भी यही किया, नॉट पॉसिबल टू स्टडी, हर एक बच्चे का मार्क्स बताना पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या किया? ग्रुपिंग कर दी। तो ग्रुपिंग करने से हम ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, जबकि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को पढ़ना मुश्किल है। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे सही हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी क्लासिफिकेशन, कि हम क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ, विच सेज ऑल ऑफ दी अबव। इट मीन्स सारे क्राइटेरिया जो दिए गए हैं ऑप्शन में वो बिल्कुल सही हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज Mayer's biological concept of species is mainly based on what? ये क्वेश्चन 2008-2009 में मेडिकल एग्जाम में पूछा गया, मेडिकल क्वालिफिकेशन एग्जाम्स में पूछा गया है, BHU में, CPMT में, UP। तो वहां पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया जब सर मेयर ने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया, यानी कि जब उन्होंने स्पीशीज की बात करी तो उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया मेन समझा, स्पीशीज का कौन सा क्राइटेरिया मेन होता है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम में थे, थोड़े ज़्यादा फाइलम में या डिवीजन में आए, और ज़्यादा किस में आए? किंगडम के बाद फाइलम के बाद किंगडम, फाइलम, क्लास में आए, क्लास के बाद ऑर्डर में आए, ऑर्डर के बाद फैमिली में आए, जीनस में आए, स्पीशीज में। मतलब स्पीशीज में आपको ये तो मालूम है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन दी स्पीशीज। पर जब स्पीशीज को डिफाइन करते हैं तो लास्ट में एक लाइन और लिखी होती है कि द मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी वो रिप्रोडक्शन करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे, और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो वापस से रिप्रोडक्शन करने के योग्य होना चाहिए। तो हम पर्टिकुलर स्पीशीज की बात कर रहे हैं। अगर हम 2 स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन कराएंगे तो हो सकता है कि रिप्रोडक्शन हो जाए लेकिन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ना हो सके, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो। जैसे कि म्यूल, हॉर्स एंड डोंकी के बीच में जब रिप्रोडक्शन होता है तो म्यूल यानी कि खच्चर जो है वो पैदा होता है, एंड इट इज इनफर्टाइल इन नेचर, और उसको सिर्फ काम करने के लिए बनाया जाता है। ठीक, तो 2 स्पीशीज के बीच में अगर अपन एक पर्टिकुलर स्पीशीज को उठा लें तो इसका क्राइटेरिया है कि सारे ऑर्गेनिजम्स के सिमिलर फीचर है, 99.99% सिमिलर, और एक फीचर और एडेड है, रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। तो उसको हमने सर मेयर जब बायोलॉजिकल कंसेप्ट बताते हैं स्पीशीज का तो उसका मेन पॉइंट होता है रिप्रोडक्शन को लेकर, रिप्रोडक्शन को लेकर। तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रादर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? कन्फाइंड कर देना। अगर आप आइलैंड को देखो, है ना, मैं किसकी बात कर रही हूँ? आइलैंड। तो आइलैंड कैसा होता है? सपोज आप पानी के बीच में चले जाओ, बहुत सारा गहरा समंदर है, बहुत बड़ा, उसके बीच में कोई छोटा सा पत्थर है जिस पर पूरी की पूरी एक बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। कुछ जानवर रहते हैं, 1-2 घर बने हुए हैं, तो 2-3 फैमिलीज रहती हैं, चिड़िया वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वो आइलैंड पर, आइलैंड मतलब एक पर्टिकुलर हिस्सा जिसके आसपास कुछ भी लिविंग डाइवर्सिटी नहीं थी, मतलब एक कन्फाइंड एरिया को हम आइलैंड कहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लैंड के बीच में एक छोटा सा पानी का एरिया भी हो सकता है। तो कोई कन्फाइंड चीज जो होती है उसको हम आइसोलेशन कहते हैं, अलग कर देना, जो बाकी सब चीजों से बिल्कुल अलग है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब एक स्पीशीज अपने आप में ही रिप्रोडक्शन करने के सक्सेसफुल होती है ताकि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन सर मेयर का बेसिक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था जब उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करी। तो मॉर्फोलॉजी यानी कि पहला फीचर देखो, पहला ऑप्शन मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर। मॉर्फोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उन्होंने मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को तो कंसीडर ही नहीं किया था, उन्होंने कहा था रिप्रोडक्शन होना है। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली नहीं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ओनली नहीं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, हाँ बिल्कुल, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाज द क्राइटेरिया व्हिच वाज कंसिडर्ड मेन एंड इंपॉर्टेंट फॉर दी स्पीशीज।
एक स्पीशीज में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। 2 आइसोलेशन मतलब ये स्पीशीज अपने आप में ही कन्फाइंड होकर रिप्रोड्यूस कर सकती है, दूसरी स्पीशीज के साथ नहीं जा सकती। सो दैट इज अबाउट द मेयर्स बायोलॉजिकल कंसेप्ट फॉर दी स्पीशीज। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द टैक्सोनॉमिकल एड where wild animals are kept in protected environment under human care। ऐसा कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड होता है जहां पर बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल्स को ह्यूमन केयर में रखा जाता हो, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब टैक्सोनॉमिकल एड का पार्ट 1 पढ़ाया था। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हर्बेरियम। हर्बेरियम एक ऐसी बुक, ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्लांट या प्लांट के पार्ट का कोई स्पेसिमेन चिपका दिया जाता है और फिर उसकी डिफाइन कर दी जाती है सारी इंफॉर्मेशन। तो हर्बेरियम तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। बोटैनिकल गार्डन, अब यहाँ हर्बेरियम में चिपका दिया था प्लांट को डेड करके। हर्बेरियम में लिविंग प्लांट्स की पूरी स्पीशीज होती है, जैसे ऑर्किड्स के पूरे प्लांट रख लिए, ठीक, या फिर हमने ऑर्किड्स के अलावा बैम्बू के प्लांट्स रख लिए। तो हम लिविंग प्लांट्स को जब एक साथ एक गार्डन में रख देते हैं और फिर उसे रिसर्च के लिए, सीड्स को कलेक्ट करने के लिए, जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो वो बोटानिकल गार्डन होता है। तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया। म्यूजियम होता है जहाँ पे स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, प्लांट के, एनिमल के, डेड हो सकते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि वाइल्ड एनिमल है जिसको प्रोटेक्ट किया है ह्यूमन ने, तो ऐसा कहाँ देखा जाता है? ऐसा देखा जाता है जूलॉजिकल पार्क्स में। ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्क में क्या मिलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स जिनको ह्यूमंस केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु गेव टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो टू किंगडम्स के बारे में सबसे पहले बताया था सर कार्लस लिनस ने। ठीक, सर कार्लस लिनस ने बताया था। ये बहुत कॉमन सी बात है। अब आप इसमें ये नहीं बोलोगे कि मैडम 2 किंगडम 5 किंगडम आप अभी हमसे क्यों पूछ रहे हो, ये तो हम पढ़ चुके हैं एक बार, है ना। और जब हम सर कार्लस लिनस की बात करते हैं तो वहीं पर हम उनके सारे काम की भी बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज हक्सले नहीं, जॉन रे नहीं, कार्लस लिनस, नन ऑफ द अबव। सो कार्लस लिनस इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेबल ऑफ हर्बेरियम। द लेबल ऑफ हर्बेरियम शी डज नॉट कैरी। कौन सी चीज उसमें इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं होती है? ये क्वेश्चन 2016 के सेकंड पेपर में आया हुआ है। मतलब लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट, जब हम हर्बेरियम शीट बनाते हैं तो वहां पर लेबलिंग करते हैं, और मैंने आपको बताया था वहां पे लेबलिंग हम क्या क्या करते हैं, हम उसका नेम लिखते हैं, नेम ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर मतलब कि कौन कलेक्ट करके लाया, कौन कलेक्ट करके लाया था वो पर्टिकुलर स्पेसिमेन। ठीक है, फिर हम उस प्लांट का लोकल नेम लिखते हैं, लोकल नेम लिखते हैं। ठीक, फिर हम जीनस और स्पीशीज भी मेंशन कर देते हैं अगर हमें मालूम है। ठीक है, डेट मेंशन करते हैं कि कब आई वो पर्टिकुलर स्पेसिमेन। उसके बाद हम प्लेस भी मेंशन करते हैं कि कहाँ से ये स्पेसिमेन को लाया गया है ना। ये सारी चीजें हम वहां मेंशन करते हैं जब हम लेबलिंग करते हैं हर्बेरियम के लिए। ऑप्शन में पूछा गया है कि कौन सी वाली नहीं होती, कौन सी लेबलिंग प्रेजेंट नहीं होती, तो ये सारी तो होती हैं जो मैंने आपको बताई। आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, लोकल नेम्स, हाँ लोकल नेम्स तो होते हैं। हाइट ऑफ द प्लांट कभी नहीं होती, हाइट से कोई मतलब नहीं है। डेट ऑफ कलेक्शन होती है, नेम ऑफ कलेक्टर होता है। तो हाइट ऑफ द प्लांट मैडम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई आप वहां से एक प्लांट पूरा कोई बहुत बड़ा 200 साल पुराना पेड़ तोड़ के ले आओगे तो उसे क्या हर्बेरियम में चिपका सकते हो? Height of plant is not considered, only a part of plant can be bought and stick it over in the herbarium। हो सकता है बड़े पेड़ में से कोई एक पोर्शन उसका तोड़ के लाके चिपका दिया और उसे ड्राई करके, तो फिर आप उस हाइट ऑफ द प्लांट का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बनता, तो क्यों मेंशन करोगे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, दैट इज द हाइट ऑफ द प्लांट। तो हाइट ऑफ द प्लांट को हम कभी मेंशन नहीं करते व्हेन वी टॉक अबाउट हर्बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The disadvantage of using common names for species is that। क्या ड्रॉबैक है या क्या डिसएडवांटेज है, क्यों हम कॉमन नेम्स को यूनिवर्सली यूज नहीं कर सकते? तो उसका एक रीजन, मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाई थी, उसका एक रीजन ये था कि कॉमन लैंग्वेज में रखा जाता है कॉमन नेम। तो मेरी कॉमन लैंग्वेज कुछ और हो सकती है,
आपकी कॉमन लैंग्वेज कुछ और हो सकती है, किसी तीसरे की कॉमन लैंग्वेज कुछ और हो सकती है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कॉमन लैंग्वेज होती है, जिसके हिसाब से अगर नाम रखा तो जैसे जैसे जगह बदलेगी, जैसे जैसे कॉमन लैंग्वेज बदलेगी, वैसे वैसे उस कॉमन नेम का मतलब भी बदल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, एक ही कॉमन नेम कई अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रीजन में यूज़ किया जा सकता है। हो सकता है कि मेरे लिए कौन कुछ और हो, आपके लिए कौन कुछ और हो, एक ये क्राइटेरिया हो सकता है। दूसरा कि कॉमन नेम एक तो चेंज हो गए, एक तो उनकी प्लेसेस चेंज हो गई। दूसरी चीज़ और क्या हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं कॉमन नेम। आइए ऑप्शन में क्या क्या दिया है देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, नेम में चेंज, हाँ बिल्कुल चेंज हो सकता है। नेम डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, मैंने आपको बोला ना, आपके लिए कुछ और नाम हो सकता है, किसी और के लिए कोई और नाम हो सकता है, मेरे लिए कुछ और नाम हो सकता है। जैसे जैसे जगह बदल रही है, लैंग्वेज बदल रही है, वैसे वैसे कॉमन नेम भी बदल रहा है। तो इट डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, पूरी दुनिया में एक जैसा कॉमन नेम नहीं हो सकता। वन स्पीशीज में हैव सेवरल कॉमन नेम्स एंड वन कॉमन नेम में बी अप्लाइड टू टू स्पीशीज। हो सकता है एक ही स्पीशीज के कई सारे कॉमन नेम हो, और हो सकता है दो स्पीशीज को एक ही कॉमन नेम दे दिया जाए, हाँ बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जब हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं इस क्वेश्चन के लिए, ये तीनों ही डिसएडवांटेजेस हैं कॉमन नेम के, तो हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन डी विच सेज ऑल ऑफ द अबव। मार्क कर लीजिए इस पर्टिकुलर आंसर को, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Done? Okay. Now see the next question. Question number 8 says one of the most important functions of botanical garden is that botanical garden का सबसे majorly important function कौन सा होता है? First option दिया हुआ है वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स हेयर। ट्रॉपिकल प्लांट्स का मतलब होता है वो प्लांट्स, वो वेजिटेशन जो ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है। तो जो बोटानिकल गार्डन है वो तो हम बनाते हैं, और हम बोटानिकल गार्डन किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके वहां बना सकते हैं। तो ट्रॉपिकल एरिया, तो ट्रॉपिकल एरिया में ही ट्रॉपिकल प्लांट ग्रो होगा, तो उसका तो यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है दे अलाउ एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू कंजर्वेशन, अब जब कंजर्व करते हो आप किसी स्पीशीज को, वो तो आप उसे दो तरीके से करते हो। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब सेशन में मैं पढ़ा रही थी। कंजर्वेशन जो होता है, कंजर्वेशन दो टाइप का होता है। पहला इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू का मतलब है कि जो प्लांट लाइफ जहां प्रेजेंट है वहीं उस पर्टिकुलर एरिया में ही आप भी चले जाओ और वहां उस पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके ग्रो करवाओ। तो वो हो गया इन सीटू कंजर्वेशन, वेयर यू डू नॉट चेंज द लोकेशन ऑफ द प्लांट और द हैबिटेट ऑफ द प्लांट। जो जिस हैबिटेट में है उसे वहीं कंजर्व करना इज इन सीटू कंजर्वेशन। और अगर आप इसे उसके हैबिटेट में से, अगर आप प्लांट को या एनिमल को उनके खुद के हैबिटेट में से उठाकर नई जगह ले आओ, नए हैबिटेट को क्रिएट करो उनके रहने के हिसाब से, तो वो आपने अलग से हैबिटेट बनाया, उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं था। भले ही आपने उसे फेवरेबल हैबिटेट बनाया होगा, पर वो आपके द्वारा बनाया गया है। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू कंजर्वेशन। तो हम यहाँ पर जब बोटानिकल गार्डन की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि वो एक्सीटू कंजर्वेशन प्रोवाइड करता है। मतलब एक ऐसा एरिया बिल्डअप किया जाता है, ऐसी जगह बनाई जाती है जो फेवरेबल हो उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए, और फिर उसको वहां रहने के लिए अलाउ करते हैं। तो एक्सीटू कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट फीचर है बोटानिकल गार्डन का। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड द नेचुरल, कोई भी ऑप्शन छोड़ना नहीं है। दे प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, नेचुरल नहीं है, वो आपने बनाई है, फेवरेबल है, अंतर है दोनों में। नेचुरल तो उसकी खुद की हैबिटेट थी। दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। देयर इज नथिंग, देयर इज नो रीजन फॉर अ ब्यूटीफुल एरिया, है ना। ब्यूटीफुल एरिया वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, दे अलाउ एक्सीटू कंजर्वेशन, आप उसे नई जगह लाकर ग्रो कर रहे हो। सो दैट्स इट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Correct answer is option B. Let's move on to the next question. Which one of the following animal is correctly matched with its particular named taxonomic category? दिए गए ऑप्शन में से ये जो एनिमल्स हैं इनमें से किसका नाम सही तरीके से टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में मैच किया गया है? सबसे पहला है हाउस फ्लाई, और उसमें दिया हुआ है मस्का। तो हाउस फ्लाई जो है उसमें मस्का हाउस फ्लाई का जीन होता है, जीनस होता है,
इट इज द जीनस एंड नॉट द ऑर्डर। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है टाइगर। टाइगर का टाइग्रिस जो है वो स्पीशीज है, हाँ बिल्कुल टाइगर की स्पीशीज टाइग्रिस ही होती है। नेक्स्ट है कटल फिश। कटल फिश में दिया हुआ है मोलस्का और बोला है कि ये इसकी क्लास है, जबकि मोलस्का जो है वो कटल फिश की फाइलम होती है, फाइलम होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत। अभी तक हमें सही ऑप्शन मिला है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमंस में प्राइमेटा। प्राइमेटा कैसे हो सकता है? प्राइमेटा जो है वो हमारी फैमिली नहीं है, प्राइमेटा है हमारा ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कौन सा हो जाता है? गलत हो जाता है। तो सही ऑप्शन हमें कौन सा वाला मिलता है? सही ऑप्शन जो हमें मिलता है यहां पर, जो हमारा आंसर है वो है बी, वो है ऑप्शन बी। टाइगर में टाइग्रिस स्पीशीज को दर्शाता है। ये क्वेश्चन 2011 के प्री में यानी कि फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप कोई क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन अगर गलत है तो क्यों गलत है। तो हमें यहाँ पर पता है हाउस फ्लाई में मस्का जो वर्ड है वो रेफर करता है उसके जीनस को, तो इसीलिए ये गलत है। फिर कटल फिश में मोलस्का जो है वो उसकी फाइलम है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, क्लास नहीं है। और ह्यूमंस में इन्हें बोला है कि प्राइमेटा जो है वो फैमिली है, जबकि प्राइमेटा हमारा ऑर्डर है। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड। अगर किसी लिविंग बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, चाहे किसी चीज को बनाने के लिए, चाहे किसी चीज को रिमूव करने के लिए, यानी कि कुछ सिंथेसिस हो रहा हो या फिर ब्रेकडाउन हो रहा हो, तो ये दोनों ही टाइप की रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर होने वाली सारी रिएक्शंस को बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेकडाउन। दूसरा ऑप्शन है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस। तीसरा ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारा आंसर है। और फोर्थ ऑप्शन है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस होता है जहां पर एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा होता है विद और विदाउट प्रेजेंस ऑफ या फिर एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन भी ये प्रोसेस नहीं होगा। तो मैडम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आंसर क्यों नहीं? अब ये तो नहीं पूछोगे, क्योंकि कैटाबॉलिज्म स्पेसिफिकली ब्रेकडाउन है, एनाबॉलिज्म स्पेसिफिकली सिंथेसिस है, और क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल केमिकल रिएक्शन, चाहे सिंथेसिस हो चाहे ब्रेकडाउन हो। तो ऑल केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं? मेटाबॉलिज्म के अंदर ही कैटा और एनाबॉलिज्म आता है, तो हम रेफर करेंगे मेटाबॉलिज्म को एज आवर आंसर। So correct answer is option C. Next question देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पीशीज आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। अब इसका नंबर देखो थोड़ा याद करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर भी आई हूं ताकि आप प्रिपेयर रहें कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दुनिया में कितनी स्पीशीज अभी तक जानी गई हैं और डिस्क्राइब की गई हैं? क्या 1 मिलियन है? नहीं। क्या 10 मिलियन है? नहीं। 1.5 से 1.1 मिलियन तक? नहीं। 1.7 से 1.8 मिलियन तक की स्पीशीज को जाना गया है। ये फिगर हमें याद करना पड़ेगा। 1.7 से 1.5 मिलियन स्पीशीज को जाना जा चुका है, डिस्क्राइब किया जा चुका है। दिस फिगर हैज टू बी रिमेंबर्ड। मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स ने शायद इसी क्वेश्चन में गलती की होगी। मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू। द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू। तो सिस्टमैटिक्स एक ऐसी चीज होती है जहां पर पढ़ी जाती है पूरी की पूरी बायो डाइवर्सिटी, पूरी की पूरी बायो डाइवर्सिटी, और एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ उनके रिलेशनशिप्स। और ये रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं? ये रिलेशनशिप्स होते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, अगर आप इन दोनों चीजों को पढ़ ले तो ये दोनों मिल करके बनाती हैं सिस्टमैटिक्स।
सिस्टमैटिक्स। जहां पर भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पर ऐसे लिख के रख लीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन में पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं। दूसरा है नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं। तीसरा है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, बायोडाइवर्सिटी और रिलेशनशिप विच इज एवोल्यूशनरी, तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन की बात नहीं होती, तो ऑप्शन डी भी गलत। तो हमारा सही ऑप्शन बनता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर सी। क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लाइफ स्पैन ऑफ हनी बी ड्रोन। जब हम हनी बी की बात करते हैं तो उनमें जो ड्रोन्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, तो उनकी लाइफ स्पैन स्पेसिफिकली होती है 52 डेज की, अराउंड 52 डेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले 2009 में। अब बी ड्रोन जो है उसका लाइफ स्पैन मैंने आपको बताया 52 डेज का होता है। ऑप्शन ए है 3 to 4 मंथ्स, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। 1 to 2 मंथ्स, अगर मंथ्स में दिया हुआ है तो 1 to 2 मंथ में आपका 52 डेज कवर हो जाएंगे, 30 + 20, तो ये जो है ये हमारा सही है। नेक्स्ट है 6 to 7 मंथ्स, बहुत ज्यादा बड़ा टाइम हो जाता है, और उसके अलावा 10 to 12 मंथ भी नहीं, तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी विच सेज 1 to 2 मंथ्स। और अगर डेज में दिया होता तो हमारा आंसर क्या सही होता, डेज में हमारा आंसर सही होता 52 डेज। क्लियर? इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन के साथ आपको ये आंसर भी लिख के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टमा नेचुरे इज रिटन बाय। सिस्टमा नेचुरे जो बुक थी वो किन्होंने लिखी थी? साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है एरिस्टोटल, लीनियस, हिपोक्रेट्स, डार्विन। तो एरिस्टोटल सर ने नहीं लिखी, हिपोक्रेट्स ने नहीं लिखी, डार्विन ने नहीं लिखी, ये बुक लिखी गई थी सर लिनस के द्वारा। ठीक है, तो अभी मैं जब आगे एक और सेशन लाऊंगी जहां पर मैं आपको साइंटिस्ट की ही पूरी लिस्ट दूंगी, तो वहां पर आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से बाय हार्ट कर पाओगे। पर प्रैक्टिस करते रहना है, डरना नहीं है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं अपने सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिश, अगर हम फिश की बात करें तो कतला कतला, द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विथ द जेनेरिक नेम, दस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऐसा कोई भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या ऐसा कोई भी नॉमेनक्लेचर, ये क्वेश्चन 2012 में आया था, ऐसा कोई भी नॉमेनक्लेचर जहां पर इसको लिख के रखना है, ध्यान से सुनना, नेम ऑफ जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट is same is known as tautonyms, is known as tautonyms। हमने सुना है कि सिनोनियम मतलब दो एक जैसे पर्यायवाची शब्द है ना, एंटोनियम्स यानी कि विलोम शब्द, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स। जब ऐसे ही हमारे नॉमेनक्लेचर के सिस्टम में अगर जीनस का और स्पीशीज का नाम सेम है तो उसको हम कहते हैं टॉटोनियम। उसको हम क्या कहते हैं? टॉटोनियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया था। तो टॉटोनियम वो होता है जहां पर जीनस का और स्पीशीज का नाम एक ही हो। एग्जाम्पल में कतला कतला, नाजा नाजा, सूला सूला, ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं? टॉटोनियम के हैं। ठीक, तो इसमें से कतला कतला जो है यहाँ पर, ये कतला पहला वाला है जीनस और दूसरा वाला है स्पीशीज। स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद द जेनेरिक नेम, स्पीशीज का नाम स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम हमारा सेम है, दस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉटोनियम। ऑप्शंस देखिए, एंटोनियम मतलब होता है उल्टा, टॉटोनियम सही है आंसर। सिनोनियम मतलब एक जैसा, ये भी नहीं होता, और होमोनियम भी कुछ नहीं होता एक जैसे साउंड वाले। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। क्लियर? इतने लोगों ने सही दिया क्योंकि मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसा का ऐसा एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया हुआ है, सेम पैटर्न में। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया होगा। देखते हैं कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही गया। देखिए, क्वेश्चन सेज द क्यू इंग्लैंड इज वेल नोन फॉर लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यू इंग्लैंड में कौन सी चीज लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मानी गई है? तो ऑप्शंस में हमारे पास है प्लांट हर्बेरियम, बोटैनिकल लेबोरेटरी, बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल पार्क।
तो अब यहां पर आंसर क्या होगा? तो ये जो मैंने आपको क्यू के बारे में पढ़ाया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था हर्बेरियम को लेकर। हर्बेरियम को लेकर, हर्बेरियम होता है जहां पर प्लांट्स या फिर प्लांट्स के पार्ट्स को कलेक्ट करके रख लिया जाता है। और कलेक्ट करके कैसे रखते हैं? सपोज हम प्लांट के किसी पार्ट को तोड़कर ले आए, फिर हमने उसको प्रिजर्व करना है, तो प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कट करने के बाद उसे ड्राई करना पड़ेगा, मतलब उसका मॉइस्चर हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो खराब हो सकता था, डिकम्पोज हो सकता था, कोई बैक्टीरिया उस पर आके रह सकता था। तो हमने उसे पहले ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हम एक पेपर शीट, जिसे हम हर्बेरियम में कंसिडर करते हैं, उस पेपर शीट को लेकर के उसके ऊपर स्टिक कर देते हैं और फिर लेबलिंग कर देते हैं उस प्लांट को लेकर। तो फिर मैडम हम लेबलिंग में क्या क्या लिखते हैं? ये चीज मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई भी है, नोट्स में लिखवाई भी है। तो हम क्या क्या लिखते हैं लेबलिंग के दौरान हर्बेरियम में? हम लेबलिंग में प्लांट का नाम लिखते हैं, लोकेशन लिखते हैं, कहां से ये प्लांट आया है, किस डेट को आया, ये लिखते हैं, राइट। आई राइट एंड टेल यू कि हर्बेरियम की जो लेबलिंग होती है, लेबलिंग होती है, उसमें क्या क्या होता है? तो हर्बेरियम की लेबलिंग में पहले तो नेम होता है ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब जो भी आपने सिलेक्ट किया है, जो भी आपने सिलेक्ट किया है स्ट्रक्चर वहां पर हर्बेरियम में रखने के लिए, स्पेसिमेन का नाम लिखते हैं। फिर कलेक्ट करने वाले का नाम लिखते हैं, तो हम बोलते हैं कलेक्टर्स नेम। फिर डेट, किस डेट को सिलेक्ट किया गया। डेट के बाद हम लिखते हैं कि कौन सी प्लेस से लेके आया गया है ये हर्बेरियम, और फिर कुछ उसके टैक्सॉन्स के बारे में मेंशन करते हैं अगर हम टैक्सॉन को जानते हैं। तो ये लेबलिंग हम प्लांट के बारे में करते हैं। और फिर एक शीट ऑफ पेपर पर हम ऐसे प्लांट का पार्ट स्टिक कर देते हैं। जिन्होंने वो सेशन देखा होगा उनको याद आ गया होगा, ऐसा ही एक मैंने इमेज दिखाई थी, एक नहीं आई थिंक 2 इमेजेस मैंने आपको उसमें दिखाई थी जो हर्बेरियम से बिलोंग करती थी। तो क्यू इंग्लैंड का जो हर्बेरियम है वो दुनिया का बहुत बड़ा हर्बेरियम माना गया है। क्लियर? सो द आंसर इज प्लांट हर्बेरियम। आंसर इज प्लांट हर्बेरियम, ये हमारा आंसर है। क्लियर? ओके, let's move on towards the next question. Next question says Natural History Museum. Natural History Museum is situated in, Natural History Museum जो है वो सबसे कहां पर सिचुएटेड है, किस जगह में सिचुएटेड है? इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि ऑप्शन में हमें दिया क्या क्या हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इज सिचुएटेड इन। एक्चुअली में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो है वो लंदन में सिचुएटेड है, बहुत बड़ा। लंदन में 3 एक्चुअली बहुत बड़े म्यूजियम हैं, जिसमें से एक है लंदन का ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जहां पर n नंबर ऑफ स्पीशीज के स्ट्रक्चर्स को रखा गया है। ठीक है, जहां पर n नंबर ऑफ स्पीशीज के स्ट्रक्चर को रखा गया है। अब अगर क्वेश्चन में दिया होता कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इंडिया में कहां है, इंडिया के बारे में पूछा होता तो हम इंडिया की जगह बताते, हम बोलते दिल्ली में सिचुएटेड है। लेकिन अब हमसे क्वेश्चन में ये तो मेंशन नहीं किया कि एक्चुअली कहां पर है। तो जब ये मेंशन नहीं किया कि किस कंट्री की बात हो रही है, तो हमारा आंसर जाएगा लंदन की तरफ। क्लियर? लंदन में मैंने आपको बताया 3 बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं, उसमें से एक है नेचुरल, 3rd नंबर पे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जहां पर n नंबर ऑफ स्पीशीज को रखा गया है म्यूजियम के अंदर। सो द आंसर इज फर्स्ट लंदन। वॉशिंगटन नहीं है हमारा आंसर, पेरिस नहीं है, दिल्ली नहीं है। अगर हमसे कंट्री मेंशन करके नहीं पूछा गया है तो हमारा आंसर जाएगा लंदन की तरफ। ये हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन द जेनेरिक नेम इज रिपीटेड इन स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लांट इट इज कॉल्ड। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी के बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के दौरान
नॉमेनक्लेचर के दौरान जब बाय मतलब कि दो होता है तो दो स्ट्रक्चर्स लिखे जाते हैं, दो नाम लिखे जाते हैं, एक लिखते हैं जीनस का और दूसरा लिखते हैं स्पीशीज का। क्वेश्चन कहता है ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए कि जहां पर जीनस और स्पीशीज दोनों सेम नेम की हो तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज टॉटोनियम। ये मैंने आपको बताया था, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज टॉटोनियम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे पास नाजा नाजा है, ठीक है, नाजा नाजा है, नाजा इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, नाजा नाजा है, ठीक है, अंडरलाइन कर लो। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है सूला सूला का, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। फिर हमारे पास और एग्जाम्पल है गोरिल्ला गोरिल्ला, गोरिल्ला गोरिल्ला, इसको अंडरलाइन कर लो। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। और जहां पर जीनस और स्पीशीज दोनों का नाम सेम होता है उस सिचुएशन को हम कहते हैं टॉटोनियम। क्लियर? आंसर देखिए, आंसर देखिए क्या होगा, मार्क करते हैं। सिनोनियम्स तो एक जैसे वर्ड्स होते हैं, एंटोनियम्स ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, तो ये नहीं है। और टॉटोनियम हमारा आंसर है, फोर्थ वाला होलोटाइप भी नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप इसमें तो किसी ने भी गलती नहीं करी होगी, क्योंकि ये बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझना पड़े, याद करना पड़े। टॉटोनियम इज समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस थिंग कि जीनस और स्पीशीज का नाम जब एक होता है तो टॉटोनियम कहते हैं। दैट्स इट। नाउ see the next question. In binomial nomenclature proposed by Linnaeus, every organism has, मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन देखो कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में एक जीनस का नाम होता है और एक स्पीशीज का नाम होता है। ये किसने दिया था? सर लिनस ने दिया था। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? ऑप्शन में दिया है 2 नेम्स, 1 लैटिन एंड अदर कॉमन। नहीं, कॉमन नेम को तो कंसिडर ही नहीं किया, दोनों साइंटिफिक नेम होते हैं। और साइंटिफिक नेम किस किस के होते हैं? जीनस का नेम होगा और दूसरा स्पीशीज का नेम होगा, ये दोनों नेम्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 2 नेम्स, 1 साइंटिफिक एंड अदर वर्नैक्युलर। वर्नैक्युलर मतलब कॉमन नेम ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। 1 साइंटिफिक नेम गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 साइंटिस्ट को कंसिडर कर लिया गया और सिर्फ जीनस और स्पीशीज को कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, 1 साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम विद 2 वर्ड्स, एक ही साइंटिफिक नेम जिसमें 2 वर्ड्स होते हो, एक जीनस है एंड अ स्पीशीज, दूसरा स्पीशीज है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आप नहीं बता पाते, राइट? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी इज एरिस्टोटल। बहुत ध्यान से देखो, जब भी हम किसी हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पे जाते हैं जहां पर साइंटिस्ट की बात हो रही हो, तो साइंटिस्ट के नेम्स हैं बहुत सारे, पढ़े हमने सारे हैं, और फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये हॉच पॉच हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको सीक्वेंस में सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया है। अब बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं कि फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल सर थे, तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी हु रोट स्पीशीज प्लांटरम एंड प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटेस, तो फिर ऐसा कौन है जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला गया और लिखा गया स्पीशीज प्लांटरम? उन्होंने स्पीशीज प्लांटरम भी लिखी थी, तो ऐसा कौन है? ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है डी कैंडोले, बिल्कुल नहीं। लिनेस सर, एक्चुअली में सर कार्लस लिनेस ही थे जिन्होंने लिखी थी स्पीशीज प्लांटरम नाम की बुक, और उन्हें ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। नाउ फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी इज एरिस्टोटल, बट द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्लस लिनेस। तो इसको अलग से लिख के रख लेना कि फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी इज एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। एंड हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला गया है सर लिनेस को, सर कार्ल लिनेस।
क्लियर, ये कंसेप्ट अलग से लिख के रख लेंगे, ठीक है। तो आंसर देखिए, आंसर हमारा हो गया सर कार्लस लिनस, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। बोहेन कुछ नहीं, टर्नर हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु डेवलप्ड द की फर्स्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते वक्त किसने की को सबसे पहले डेवलप किया था? तो सबसे पहले की जो डेवलप हुई थी वो डेवलप करी थी सर जॉन रे ने, सर जॉन रे ने। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डेवलप द की बनाने वाले वही सबसे पहले थे। ये मैंने आपको अलग से एक लाइन में लिखकर पढ़ाया भी हुआ है, तो इसमें तो कुछ भी टेंशन ही नहीं है। गोएथे सर के बारे में और कुवियर सर के बारे में नहीं पढ़ा हमने, थियोफेस्ट्रोस के बारे में पढ़ा है, पर ये आंसर नहीं है, क्योंकि की से एसोसिएशन रखने वाले पहले जो थे वो थे सर जॉन रे। क्लियर, इस आंसर को मार्क कर लिया, एक्सप्लेनेशन पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिस्टमा नेचुरे वाज रिटन बाय, किसने बुक लिखी थी? सिस्टमा नेचुरे। तो सिस्टमा नेचुरे अगेन किसने लिखी थी? सर कार्लस लिनस ने लिखी थी। फर्स्ट ऑप्शन है लिनस, तो ये सही है। एरिस्टोटल नहीं, डार्विन नहीं, डी कैंडोले नहीं, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब बात यहाँ पर आपको जो मुझे समझानी है वो ये है कि ये तो चलो याद करने वाली चीज है कि बुक कौन सी थी, बुक का नाम क्या था, ईयर क्या था, कौन से साइंटिस्ट ने लिखी थी, ये सारी बातें तो हमें याद ही करनी है। लेकिन इससे क्वेश्चन रोल अप करके कैसे पूछा जा सकता है? देखो सर कार्लस लिनस के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, जहां पर हमने कहा था कि ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी थे सर एरिस्टोटल। अब एक और क्वेश्चन सर लिनस के बारे में बन सकता है, और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि सिस्टमा नेचुरे बुक किसने लिखी थी? Who wrote the book Systema Naturae? तो यहां आंसर हमें पता चल गया, ऑप्शन ए हमारा आंसर है कि सर कार्लस लिनस ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द टर्म एनिमल स्पीशीज वाज कॉइन्ड एंड डिफाइंड बाय। जब हम एनिमल स्पीशीज की बात करते हैं तो सबसे पहली बार एनिमल स्पीशीज के बारे में डिस्कस करने वाले साइंटिस्ट थे जॉन रे। जॉन रे ही discovered for the first time about the animal species, पहली बार बताने वाले कि एनिमल स्पीशीज भी कुछ चीज होती है, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले और एक्चुअली उसे डिफाइन करने वाले कि एक एनिमल स्पीशीज है क्या। तो सबसे पहले जब स्पीशीज की बात आई तो सबसे पहले प्लांट के बारे में पढ़ा गया, फिर एनिमल के बारे में पढ़ा गया। एनिमल स्पीशीज के बारे में बताने वाले थे सर जॉन रे। तो डार्विन सर नहीं, जॉन रे, हक्सले सर नहीं, कार्लस लिनस सर नहीं, सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज जॉन रे। अब इससे पहले हमने जॉन रे सर के लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो देखो कैसे अलग अलग तरीके से एक ही साइंटिस्ट के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। सर जॉन रे ने पहली बार की भी डिस्कवर करके जो की होती है उसको भी इंट्रोड्यूस कराया था, और साथ ही साथ उन्होंने एनिमल स्पीशीज को भी इंट्रोड्यूस कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच बुक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज इशूड बाय लिनस। तो इससे थोड़ी देर पहले मेरा मकसद आपको प्रिपेयर करना है बिल्कुल, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। कहीं पर भी कोई भी चीज आपसे ट्विस्ट करके अगर पूछ ली जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी सर कार्लस लिनस ने बुक जो है वो कौन सी, सर कार्लस लिनस ने बुक कौन सी लिखी थी, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, किस ईयर में था। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी बुक ऐसी थी जिसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में डिफाइन किया गया है, और वो बुक लिखी थी सर कार्लस लिनस ने। तो दो तरीके से हम इस बुक के बारे में क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि बुक किसने लिखी, दूसरा क्वेश्चन बुक थी किसके बारे में। तो कौन सी बुक थी जिसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया गया था? हिस्टोरिया नेचुरले नहीं थी, सिस्टमा नेचुरे नाम की ये बुक थी। हिस्टोरिया प्लांटरम नहीं, जेनेरा प्लांटरम नहीं। तो सिस्टमा नेचुरे वाज द बुक रिटन बाय सर लिनस, जिसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड क्लासिफिकेशन के दौरान यूज होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूमेरिकल। हाँ, न्यूमेरिकल तरीका भी यूज करते हैं। अगर हमको स्टैटिस्टिक्स निकालना है, कितने ऑर्गेनिज्म कहाँ पर प्रेजेंट है, हमें एक क्राइटेरिया पूरा तैयार करना है, तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल पर्पस यूज होगा। नेक्स्ट है एडेंसोनियन। एडेंसोनियन का मैडम हम बता तो देते यूज होता है या नहीं, पर हमें मतलब नहीं पता था, यही हुआ होगा
बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। देखो यही प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ऐसे ही चीजें स्ट्रांग होती हैं, कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। एडेंसोनियन का मतलब होता है ऑल अबाउट सेल, द समथिंग विच टेल्स अबाउट ऑल अबाउट सेल। नेक्स्ट है फेनेटिक, तो फेनेटिक होता है सिमिलैरिटीज अबाउट सेल्स। यहां एडेंसोनियन में एक स्टडी जो टैक्सोनॉमी के लिए की जाती है, जो सेल्स के सारे कंसेप्ट को डिफाइन करती हो, उसको कहते हैं एडेंसोनियन। तो मैंने लिख दिया ऑल अबाउट सेल, किसके टर्म्स में। फिर आप बोलोगे मैम सेल की स्टडी तो साइटोलॉजी होती है, हाँ बिल्कुल होती है, पर जब टैक्सोनॉमी की बात होती है और सेल को पूरा पढ़ते हैं तो वो कहलाता है एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी। तो ये हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी के एस्पेक्ट से। नेक्स्ट देखिए फेनेटिक, तो फेनेटिक है ये जो हमने सेल्स के बारे में समझ लिया। अब इन सेल्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, तो सिमिलैरिटीज अबाउट सेल्स, वो भी किसके टर्म्स में, टैक्सोनॉमी के टर्म्स में। तो ये तीनों चीजें ही यूज होती हैं जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड निकालते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। सो वी यूज न्यूमेरिकल, वी यूज एडेंसोनियन, वी यूज फेनेटिक। सो द करेक्ट ऑप्शन गोज विद द ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। दैट्स इट, यहां का खत्म होता है। अब देखिए जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक ही साइंटिस्ट या एक ही जो उनकी डिस्कवरी है उसको लेकर या एक ही ईयर को लेकर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कंट्रीब्यूशन को लेकर कि कैसे क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको ये कंसेप्ट जो हैं ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखना जरूरी है, तभी आप इस पूरी स्टोरी को अच्छे से समझ पाएंगे और आप इसे बहुत अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे। आपको कोई भी परेशानी ना आए इन वीडियोस को देखने में, तो आपके लिए क्या करना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जो कि है www.magnetbrains.com। तो वहां पर एक ऐसा ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां लिखा है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। जब आप टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सीबीएसई के लिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, एवरीथिंग। वहां पर आपको नीट मिल जाएगा, नीट पर जाकर क्लिक करिए, बायोलॉजी पे वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करेंगे एक ऐसा पेज ओपन होगा जहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है कि क्या क्या मेंशन होगा, और यहां पे वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस लिखा हुआ है। तो आप इन वीडियोस को आराम से स्क्रॉल करके देख सकते हैं, सारी चीजें सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगी। प्ले करिए, इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगा। और बहुत सारी मेहनत करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, लेकिन मेरा और आपका इंटरेक्शन होता रहे। तो वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कर देना, सो दैट वी स्टे कनेक्टेड। कॉमेंट में आप मुझे अपने कोई भी चीजें पूछना चाहते हो, कॉमेंट में लिख के बता सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो, ये बहुत जरूरी है। फिर शेयर कर देना अपने वर्चुअल ग्रुप्स में और सब जगह, ताकि हम मिल करके इन डीपीपीस को सोल्यूशन निकाल पाएं और सोल्यूशन निकालकर हम अच्छे मार्क्स की तरफ बढ़ सकें। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स यू 100% फ्री कोर्स फॉर द बिगेस्ट एग्जाम्स ऑफ ऑल टाइम्स, जैसे कि नीट, आईआईटी, जेई। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन, एक ही प्लेटफॉर्म पे, वो भी ऑनलाइन। स्टे कनेक्टेड। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।